बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ आतिफ अहमद योर फिज़िक्स टीचर। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्लांक्स थ्योरी या फिर इसको क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन भी कहा जाता है। इसके अलावा इसको प्लांक्स एजम्पशन के नाम से भी जाना जाता है। बच्चों, इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने सीखा था ब्लैक बॉडी रेडिएशन को, और आपको याद होगा दो साइंटिस्ट थे, ल्यूमर एंड प्रिंगस्टम। उन्होंने क्या किया, एक ब्लैक बॉडी ली, उसको फर्नेस में रखा, हीट दी और एक ख़ास टेम्परेचर पर लेके गए, और उसके बाद उसमें से निकल के आने वाले जो रेडिएशन हैं उन रेडिएशन को स्टडी किया। ठीक है, अब जो रिजल्ट्स उनको मिले थे ना, उस रिजल्ट्स को उन्होंने ग्राफ की सूरत में शो किया, और ये ग्राफ था रेडिएशन की इंटेंसिटी और उनकी वेवलेंथ के दरमियान में। कुछ इस तरह का ग्राफ था। आपको याद होगा वर्टिकल एक्सिस के ऊपर थी हमारे पास इंटेंसिटी आई, रेडिएशन की इंटेंसिटी, और हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर थी वेवलेंथ यानी लैम्डा। ठीक है, अब कोई भी एक टेम्परेचर के ऊपर उन्होंने जो कर्व उनको मिला वो कुछ इस तरह का कर्व था, ऐसे। ठीक है, जो इस चीज़ को इंडिकेट कर रहा था कि एक बॉडी में से जो निकलने वाली रेडिएशन है वो कोई एक ही तरह की रेडिएशन नहीं है, बल्कि उसके अंदर बहुत सारी वेवलेंथ रखने वाली रेडिएशन मौजूद हैं। हम उनको नाम दे देते हैं, फर्जी नाम देते हैं, लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3, लैम्डा 4, लैम्डा 5, लैम्डा 6, ऐसे। ठीक है, अच्छा, इसी तरह से टेम्परेचर को बढ़ा के एक नए टेम्परेचर के ऊपर ये एक्सपेरिमेंट किया गया और कुछ इसी तरह का ग्राफ आपको देखने को मिला। फिर टेम्परेचर और बढ़ाया गया ऐसे, तो कुछ ऐसा ग्राफ आपको मिला। अब यहाँ पे देखिए, आपके पास लैम्डा 1 से लेकर लैम्डा 6 तक अलग अलग तरह की वेवलेंथ की रेडिएशन यहाँ पर मिल रही है। ठीक है, और जो इंटेंसिटी की जो यहाँ पे एनर्जी की डिस्ट्रीब्यूशन है इन वेवलेंथ के अक्रॉस, वो भी यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। ठीक है, तो लैम्डा 1 की सूरत में कितनी एनर्जी इमिट होती है, लैम्डा 2 की सूरत में कितनी एनर्जी इमिट होती है, लैम्डा 3 की सूरत में कितनी एनर्जी इमिट होती है, ये चीज़ जाननी है अब हमें। तो इसको जानने के लिए हमें कोई ना कोई मैथमेटिकल मॉडल चाहिए, कोई मैथमेटिकल फार्मूला चाहिए जो इस चीज़ को एक्सप्लेन करे कि लैम्डा 1 की सूरत में कितनी एनर्जी इमिट होकर आ रही है, लैम्डा 2 की सूरत में कितनी एनर्जी इमिट होकर आ रही है। ठीक है, लेकिन जो हमारी ये क्लासिकल थ्योरी है वो इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाई, स्पेशली जो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी है। ठीक है, वो इस चीज़ को एक्सप्लेन करने में कंप्लीटली फेल नजर आई। ठीक है बच्चों, अब ये है क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी है क्या, थोड़ा सा आपको इसके बारे में मैं रिवाइज करा देता हूँ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के मुताबिक जब कोई भी चार्ज पार्टिकल वो एक्सेलरेट होता है, तो उसके एक्सेलरेट होने से जो एनर्जी इमिट होती है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। ठीक है, और ये थ्योरी ये कहती है कि कोई भी बॉडी जो एनर्जी इमिट करती है वो इन कॉन्टिन्यूस मैनर इमिट करती है, कंटिन्यूसली इमिट करती है। ठीक है, तमाम वेवलेंथ उसमें से निकलती, तमाम फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन उसमें से निकलती हैं, और जो एब्जॉर्ब होती है वो भी कॉन्टिन्यूस मैनर में एब्जॉर्ब होती है, और यही इसकी सबसे बड़ी मिस्टेक थी। ठीक है, जिसकी वजह से ये इन रिजल्ट्स को एक्सप्लेन नहीं कर पाई। आगे जाके मैं आपको इन चीज़ों को डिटेल से समझाऊंगा। इसके अलावा बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने कोशिश की कि इस चीज़ को कोई एक मैथमेटिकल फार्मूले की सूरत में इसको सॉल्व किया जाए, कोई ऐसा रिलेशन दिया जाए जिससे हमें पता चल सके कि एक लैम्डा 1 की सूरत में कितनी एनर्जी इमिट हो रही है, लैम्डा 2 की सूरत में कितनी एनर्जी इमिट हो रही है, या लैम्डा n की सूरत में कितनी एनर्जी इमिट हो रही है। ठीक है, तो दो साइंटिस्ट थे, एक था रेले और एक जीन। इन दोनों ने मिलकर एक लॉ पेश किया। ठीक है, और एक मैथमेटिकल फार्मूला भी दिया जिसके थ्रू हम वेवलेंथ के जरिए एनर्जी फाइंड कर सकते हैं कि इतनी वेवलेंथ रखने वाली जो रेडिएशन है उनकी कितनी एनर्जी होगी। ठीक है, ये है कि अला, पहले उसको जरा देख लेते हैं जी। इट स्टेट दैट द इंटेंसिटी ऑफ द रेडिएशन एमिटेड बाय द ब्लैक बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक है, इस लॉ के मुताबिक कहते हैं जितना जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाते रहोगे वैसे वैसे जो रेडिएशन की इंटेंसिटी है वो बढ़ती चली जाएगी, एंड दिस इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ रेज टू पावर 4। लैम्डा की पावर 4 के साथ इसका जो है वो इनवर्स रिलेशन होगा। ठीक है, अब पता चला कि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो जो रेडिएशन की इंटेंसिटी है वो बढ़ती चली जाएगी, और अगर वेवलेंथ कम होगी तो इंटेंसिटी बढ़ेगी। ठीक है, यानी क्योंकि वेवलेंथ के साथ इंटेंसिटी का एक इनवर्स रिलेशन देखा गया। ठीक है, लेकिन बच्चों ये जो उन्होंने रिलेशन दिया, ठीक है, इसके थ्रू जब तक आपके पास लॉन्गर वेवलेंथ है तब तक तो आपको सही रिजल्ट मिलते हैं, लेकिन जब आपके पास जो वेवलेंथ है शॉर्ट हो जाती है तो फिर इसके रिजल्ट जो है वो गलत आना शुरू हो जाते हैं, वो इसके साथ मैच नहीं करते जो कि एक्सपेरिमेंटली हमें मिले हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये हमारे पास जो ब्लैक कलर है, ठीक है, ये एक्सपेरिमेंटली मिला हुआ कर्व है, और ये जो आपको ब्लू कलर की डैटेड लाइन नजर आ रही है ये रेले जीन थ्योरी से ली गई है। ठीक है ना, अब इसके मुताबिक क्या होता है जी, जैसे जैसे आप वेवलेंथ को कम करते जाते हो, ठीक है, वैसे वैसे इंटेंसिटी में इंक्रीज आता रहता है। ठीक हो गया, बात समझ आ रही है आपको यहाँ पे? तो उसी तरह का कर्व आपको यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है, जैसे आप देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप यहाँ पर देखिए, जैसे ही आप वेवलेंथ को मजीद शॉर्टर करते हैं
तो बजाय कि इंटेंसिटी बढ़े बल्कि इंटेंसिटी उल्टा क्या होना शुरू हो जाती है, कम हो जाती है। तो ये जो रेले और जीन थ्योरी है वो जब तक आपके पास लॉन्गर वेवलेंथ है तब तक वो आपके इस एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट के साथ मैचिंग करते हैं, लेकिन जैसे ही वेवलेंथ शॉर्टर होना शुरू हो जाती है तो इसके जो रिजल्ट्स हैं वो इस एक्सपेरिमेंटल कर्व के साथ मैच नहीं होते। ये आप देख सकते हैं, ठीक है। ये ब्लू कलर की लाइन जो मैंने बनाई है RJT लिखा है रेले जीन थ्योरी के मुताबिक, ठीक है। तो जब तक आपके पास जो वेवलेंथ है वो लॉन्गर रहेगी या आपको रेले जीन थ्योरी से जो मिलने वाले रिजल्ट्स हैं वो ठीक मिलेंगे, लेकिन जैसे ही वेवलेंथ शॉर्टर होगी तो इसके जो रिजल्ट्स है वो इस एक्चुअल रिजल्ट के साथ मैच नहीं करेंगे। इसी तरह एक और साइंटिस्ट है जिनका नाम था जी हमारे पास वेन ने भी इस चीज़ को एक्सप्लेन किया। अब वेन में ये प्रॉब्लम था कि जब तक आपके पास जो शॉर्टर वेवलेंथ है तब तक उसके रिजल्ट जो है वो इसके साथ मैच करते थे, लेकिन जैसे ही आपके पास जो वेवलेंथ है वो बढ़ना शुरू हो जाती थी तो वेवलेंथ बढ़ने के साथ साथ इसके जो रिजल्ट्स हैं वो इस एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट के साथ मैच नहीं करते। ये आप देख सकते हैं, ये जो रेड कलर की लाइन है ये हमारे पास जो है वो वेन थ्योरी से ली गई है, तो इसके जो रिजल्ट्स हैं वो इसके साथ मैचिंग नहीं करते, ठीक है। तो ये दो जो थ्योरी थी, एक रेले और जीन की थ्योरी और दूसरी जो हमारे पास वेन डिस्प्लेसमेंट की जो थ्योरी है, ये दोनों थ्योरी भी कंप्लीटली इस कर्व को एक्सप्लेन नहीं कर पाए, ठीक है। जब तक आपके पास लॉन्गर वेवलेंथ है तो आपके पास ये जो रेले जीन है इसकी थ्योरी के मुताबिक आप सही से एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं, और जब आपके पास वेवलेंथ शॉर्टर है उसके मुताबिक फिर हम सिर्फ और सिर्फ ये वेन डिस्प्लेसमेंट ला है इसकी हेल्प से हम या वेन थ्योरी की हेल्प से हम आसानी से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन दोनों में से कोई भी थ्योरी जो है वो कंप्लीटली कर्व को एक्सप्लेन नहीं कर पाती, ठीक है बच्चों। इसलिए मैंने यहां पर लिखा भी है रेले जीन एंड द वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ बोथ एक्सप्लेन ओनली द सिंगल एस्पेक्ट ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन अमंग इंटेंसिटीज ऑफ द वेवलेंथ, ठीक है, बट नॉट द एंटायर, लेकिन कंप्लीटली वो इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। उसके बाद फिर आते हैं जी हमारे पास मैक्स प्लैंक्स इन 1900, ठीक है। तो अब इस मेन पॉइंट्स के ऊपर आ जाइए। इन 1900 द मैक्स प्लैंक्स प्रेजेंटेड अ थ्योरी that was in complete agreement with the experiment at all the wavelength। यहाँ पर प्रॉब्लम आ रहे थे ना कि जो लॉन्गर वेवलेंथ था उसके लिए हमारे पास ये चल रही थी रेले जीन थ्योरी, वो ठीक थी, और शॉर्टर वेवलेंथ के लिए वेन थ्योरी ठीक थी, लेकिन ये दोनों में कोई भी कंप्लीटली इसके ऊपर नहीं आ रहा था। तो फिर ये जो था हमारे पास ये जो मैक्स प्लैंक्स की थ्योरी थी, ठीक है, इन्होंने जो फार्मूला दिया, इन्होंने जो रिलेशन दिया वो इस एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट के साथ कंप्लीटली एग्रीमेंट में थे, ठीक है। अब इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा जी इस चीज़ को समझने के लिए दो अजम्पशन लेते हैं, दो एग्जाम्पशन के साथ आप इस चीज को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं, समझ सकते हैं। टू एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रम ऑफ द ब्लैक बॉडी रेडिएशन ही मेड द टू एजम्पशन। नंबर वन एजम्पशन, उसने कहा कि भाई ये जो आपके क्लासिकल थ्योरी के मुताबिक आप ये कहते हो ना कि एनर्जी कंटिन्यूसली बॉडी से एमिट होती है, उसकी तमाम वेवलेंथ तमाम रेडिएशन एमिट होती हैं, ठीक है, और कंटिन्यूस मैनर में ही वो एब्जॉर्ब होती है, ये गलत है, ठीक है। क्या कहा उसने, अब ये चीज उसको देखिएगा। The absorption and emission of the radiation from the black body is in the form of discrete energy packets, ठीक है, which terms as quanta, and this is directly proportional to the frequency of the radiation। अब इसने क्या कहा, इसने कहा कि एनर्जी बॉडी से कंटिन्यूसली इमिट नहीं होती, कंटिन्यूस मैनर में एनर्जी इमिट नहीं होती, ठीक है, बल्कि ये छोटे छोटे पैकेट्स की सूरत में एनर्जी जो है वो इमिट होती है, ठीक है। अब डिस्क्रीट वैल्यू का मतलब क्या है, तो मैं आपको सिंपल सी एग्जांपल से समझाता हूँ। आप शॉप पे जाते हो और वहाँ से आपने बिस्किट परचेज करने हैं, आपने एक रोल बिस्किट का लेना है, ठीक है ना, या एक पैक बिस्किट का लेना है, तो आपको कभी भी हाफ पैक नहीं मिल सकता, आपको 1 पैक मिलेगा, 2 पैक मिलेगा, 3 पैक मिलेगा, 4, 5, 10, 20 मिलेंगे। लेकिन अगर आप बोले मुझे 2.5 पैक चाहिए तो आपको हाफ नहीं देगा, वो कहेगा या तो आपको 2 पैक मिलेंगे या आपको 3 पैक मिलेंगे, चाहे तो 2 पैक ले लो चाहे तो 3 पैक ले लो, बिस्किट का हाफ पैक आपको नहीं मिलेगा। तो ये समझ लीजिए कि बिस्किट की आपको डिस्क्रीट वैल्यूज मिल रही हैं, ठीक है। 3 बिस्किट का या 4 बिस्किट का एक आपके पास पैक है, ठीक है, तो आपको 1 पैक मिल सकता है, आपको 2 पैक मिल सकते हैं, आपको 10 पैक, 20 पैक, 100 मिल सकते हैं, लेकिन आपको 1.5 नहीं मिलेगा, 2.5 नहीं मिलेगा। इस तरह से आपको शॉपकीपर कभी नहीं देखता, तो आपको डिस्क्रीट वैल्यूज में दे रहे हैं। ऐसे ही जो बॉडी से एनर्जी इमिट होती है ना, ठीक है, वो भी आपको मखसूस जो है वो बंडल्स की सूरत में मिलती है, डिस्क्रीट वैल्यूज मिलती हैं, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम आपको मिल सकती है, मगर एक डिस्क्रीट वैल्यू का मल्टीपल ही आपको मिलेगी, ठीक है बच्चों। जैसे मैंने बिस्किट की एग्जांपल दी, 1 पैक मिल सकता है, 2 पैक मिल सकता है, 3 पैक मिल सकता है, 1.5 नहीं मिलेगा, 2.5 नहीं मिलेगा, 3.5 नहीं मिलेगा, ठीक है। तो जो एनर्जी बॉडी से एमिट होती है या जो एनर्जी बॉडी में एब्जॉर्ब होती है वो इन द फॉर्म ऑफ डिस्क्रीट वैल्यूज एमिट या एब्जॉर्ब होती है, यही बात समझाई गई है, ठीक है, ओके। और इसके अलावा कहा गया कि ये जो हमारे पास एनर्जी है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन, ये एनर्जी डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी के ऊपर, ठीक है। और यही बात हमने यहाँ पे मैथमेटिकली लिख दी है, E इज प्रोपोर्शनल टू F। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हम खत्म करेंगे तो इक्वल आएगा, साथ में कांस्टेंट, और यहाँ पर H जो है ये प्लैंक्स कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू होती है 6.63 10⁻³ जूल सेकेंड,
ठीक है, ये आ जाती है हमारे पास प्लैंक्स की वैल्यू। अब ये एक फोटॉन के लिए है, एक समझ लीजिए कि उस एनर्जी के पैकेट के लिए, ठीक है। और अगर आपके पास पूरी एक रे आ रही है, ठीक है, तो उस रे के लिए फिर आप En लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। और जितने भी इसके अंदर फोटॉन है उनकी तादाद को हम या कहेंगे n, एनर्जी के पैकेट्स को फोटॉन ही कहते हैं, अभी आपको आगे जाकर बताऊंगा, ठीक है। तो n टाइम HF आपके पास आ जाएगा, ठीक है। और n की जो वैल्यू हो सकती है वो 1 2 3 4 5 6 ऐसे इसकी वैल्यूज हो सकती हैं, ठीक है बच्चों। ओके, चलिए जी, तो अब आपने यही फार्मूला यहाँ पे लिखा। अगर आप चाहें तो f की वैल्यू जो है वो जैसे आपने क्लास 10th में एक फार्मूला पढ़ा था v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, वैसे v की जगह पे आप c लिख दें, c इज इक्वल टू एफ लैम्डा के फार्मूले से यहाँ पे आपने क्या करना है, f की वैल्यू पुट करनी है। f इज इक्वल टू c डिवाइडेड बाय लैम्डा हो जाएगा, वो यहाँ पर पुट करने तो उसको हम यूँ भी लिख सकते हैं, e इज इक्वल टू hc डिवाइडेड बाय लैम्डा। ठीक हो गया बच्चों। तो यहाँ पर देख लीजिए, अब जो हमारे पास क्लासिकल थ्योरी है वो ये कहती है कि एनर्जी जो है वो कॉन्टिन्यूस मैनर में आ रही होती है इस तरह से, लेकिन ऐसा नहीं है, ये आपके पास डिस्क्रीट पैकेट्स ऑफ एनर्जी की सूरत में आ रही होती है। ये एक पैकेट, ये दूसरा पैकेट, ये तीसरा, ये चौथा, तो ये 4 पैकेट एनर्जी के यूँ चलते हुए जा रहे हैं, ठीक है बच्चों। अच्छा जी, अब आइंस्टाइन ने क्या किया, प्लैंक्स के इस आइडिया को मजीद एक्सटेंड किया और उसने कहा कि ये जो हमारे पास एनर्जी छोटे छोटे पैकेट्स की सूरत में आ रही है, ये जो एक पैकेट है, इस पैकेट को हम कहते हैं फोटोन। यहाँ से फोटोन का कंसेप्ट जो है वो आया था, ठीक है। तो इसको हम यूँ डिफाइन भी करते हैं, आइंस्टाइन एक्सटेंडेड दिस आइडिया दैट एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड और एमिटेड ओनली इन डिस्क्रीट पैकेट्स एंड दिस इज कॉल्ड फोटोन। ठीक है बच्चों, बात समझ आ गई, बहुत ही आसान और सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब इस फोटॉन की जो एनर्जी है ना, ठीक है, द एनर्जी ऑफ ईच फोटॉन इज h इंटू एफ, ठीक है। इसको कांस्टेंट को, ये जो हमारे पास प्लैंक्स कांस्टेंट है, इसको अपने फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना है, उतनी ही उस फोटॉन की एनर्जी होगी। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं E इज इक्वल टू एच एफ, वही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो जो एक फोटॉन है उसकी एनर्जी किसके बराबर होगी, h मल्टीप्लाई बाय f, उसकी फ्रीक्वेंसी, और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे जी हमारे पास ये जो प्लैंक्स कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 6.63 10⁻³ जूल सेकंड है, ठीक है बच्चों। इसके अलावा इसका जो मोमेंटम होगा, मोमेंटम को भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। देखिए E इज इक्वल टू एच एफ का ये फार्मूला जो हमने यहाँ सीखा था, इसके अलावा हम ये भी जानते हैं E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर भी हमारे पास फार्मूला होता है, दोनों को रिलेट करेंगे। E इज इक्वल टू एच एफ भी होता है और E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर भी होता है। तो मैं यहाँ पे यूँ लिख सकता हूँ कि एच एफ इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। अब इस स्क्वायर को ना आप यूँ लिख दो c इंटू सी। अब m इंटू सी जो है वो हमारे पास बन जाता है मोमेंटम। क्यों? मोमेंटम क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ मैस एंड वेलोसिटी। तो m यहाँ पर मैस है और c क्या है, वेलोसिटी है, स्पीड ऑफ लाइट। मल्टीप्लाई करेंगे तो मोमेंटम आ जाएगा। सो एच एफ इज इक्वल टू पी इंटू सी। अब क्या करो, क्योंकि मोमेंटम निकालना आपने, तो c यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ जाके नीचे हो जाएगा डिवाइड। सो p इज इक्वल टू एच एफ डिवाइडेड बाई सी आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया हमारे पास मैथमेटिकल रिलेशन है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप इसमें मजीद चेंजिंग करना चाहते हैं तो आपको पता है जी v इज इक्वल टू एफ लैम्डा के फार्मूले से हम यहाँ लिखते हैं c इज इक्वल टू एफ लैम्डा, क्योंकि v क्या है, वेलोसिटी होती है, और c क्या है, वेलोसिटी, स्पीड ऑफ लाइट। सो c इज इक्वल टू एफ लैम्डा, यहाँ पर c की वैल्यू पुट करें, एफ लैम्डा आएगा तो ऊपर का f नीचे का f कट जाएगा तो लैम्डा बच जाएगा। सो p इज आल्सो इक्वल टू h डिवाइडेड बाय लैम्डा, ठीक है बच्चों। ये आ गया जी हमारे पास उस फोटॉन का मोमेंटम। तो आप फोटॉन की एनर्जी निकालने का रिलेशन इज इक्वल टू एच एफ, ठीक है, उसकी एनर्जी के लिए, और फोटॉन का जो मोमेंटम है वो p इज इक्वल टू h बाय लैम्डा भी कह सकते हैं उसको, p इज इक्वल टू एच एफ बाय सी भी आप उसको कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये तो था पहला एजम्पशन, ठीक है। अच्छा जी, अब इसकी सूरत में हमने ये सीखा कि भाई एनर्जी जो उसमें से एमिट होगी वो इन दी वैल्यू इन डिस्क्रीट मैनर उसके अंदर से निकलेगी, ठीक है। यानी आपके पास 1 टाइम 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट 4 यूनिट 5 यूनिट निकलेगी, ठीक है। और वो कितनी हो सकती है जी, वो आपके पास या तो बिल्कुल अगर जो है वो 1h हो सकती है, 2 टाइम HF हो सकती है, 3 टाइम HF हो सकती है, 4 टाइम HF हो सकती है, इस तरह से वैल्यूज जो है वो निकलेंगी। अब इसको मजीद मैं एक्सप्लेन करता हूँ, पहले आपको ये वाला पॉइंट समझा दूँ, फिर आपको इस चीज़ के ऊपर लेकर आऊँगा, ठीक है। एटम्स आर मॉलिक्यूल्स एमिट और एब्जॉर्ब रेडिएशन when they jump from one quantum state to other। अब एटम्स जो हैं वो हमारे पास एनर्जी को एमिट या अब्जॉर्ब सिर्फ उसी सूरत में करते हैं जब वो एक क्वांटम स्टेट से दूसरे क्वांटम स्टेट के अंदर जाते हैं, एक क्वांटम स्टेट से दूसरे क्वांटम स्टेट के अंदर जाते हैं। जैसे एटम्स होते हैं ना, एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन एनर्जी कब एमिट करता है, जब इलेक्ट्रॉन एक हायर शेल से लोअर शेल में आता है। हायर से लोअर शेल में आएगा तो वो एक फोटॉन जो है वो एमिट करेगा, एनर्जी एमिट करेगा, ठीक है। इसी तरह वो एब्जॉर्ब कब करता है, जब वो एक लेवल से दूसरे लेवल के अंदर जाता है, यानी एक लोअर एनर्जी लेवल से बड़े एनर्जी लेवल के ऊपर जाता है, ठीक है, तो वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। इसी तरह यहां भी कहा जाता है कि एटम्स या मॉलिक्यूल जो होते हैं वो एमिट करते हैं या एब्जॉर्ब करते हैं रेडिएशन को व्हेन दे जंप फ्रॉम वन क्वांटम स्टेट टू अनदर क्वांटम स्टेट, जब वो एक क्वांटम स्टेट से दूसरी क्वांटम स्टेट के अंदर जाते हैं। बात समझ आ गई? जैसे आपको मैंने बताया कि इलेक्ट्रॉन हाई से लोअर शेल में आता है तो वो क्या करेगा, एनर्जी इमिट करेगा, ठीक है। इसी तरह जब वो लोअर से हायर में जाता है तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब करके जाता है। इसी तरह एटम भी जब एक क्वांटम स्टेट से दूसरे क्वांटम स्टेट में जाते हैं तो ही एनर्जी इमिट या एब्जॉर्ब करते हैं।
हाई क्वांटम स्टेट से लो क्वांटम स्टेट में आएंगे तो एनर्जी एमिट करेंगे, लो से हाई में जाएंगे तो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे, ठीक है। और वो एनर्जी कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब होगी जरा वो भी सुन लीजिए। जैसे हमने वहां पे पढ़ा था कि अगर एक सेल से E1 से E2 में जा रहा है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो जितना इन दो लेवल का डिफरेंस है उतनी ही अमाउंट ऑफ एनर्जी वो एब्जॉर्ब करेगा। या अगर वो E2 से E1 में आ रहा है तो जितना इन दो लेवल का डिफरेंस है उतनी ही एनर्जी को वो एमिट करेगा, ठीक है, फेंकेगा, बाहर फेंकेगा, ठीक है। इसी तरह यहां पर भी होता है हमारे पास, ठीक है। तो देखिए यहां पर ये आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास मुख्तलिफ क्वांटम स्टेट्स हैं। लेट्स सपोज हमारे पास ये पहली है, तो जब तक वो अपनी स्टेट के अंदर ही रहेगा, यानी अपनी जो उसका एक क्वांटम स्टेट है उसमें से निकलता नहीं है, उसमें से उसके अंदर ही रहता है, तो कोई एनर्जी इमिट या एब्जॉर्ब नहीं करेगा, ठीक है। जब वो इस स्टेट से निकल ऊपर वाली स्टेट में जाएगा, ठीक है, तो फिर क्या होगा, फिर वो इन दोनों के डिफरेंस के बराबर जो है वो एनर्जी इमिट करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, और वो किसकी इक्वल होगी जी, HF होगी। 1 से 2 में जाएगा 2 HF होगी, 1 से 3 में जाएगा 4। इसी तरह से जब वो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाएगा या दूसरी से पहले के अंदर आएगा तो उसी सूरत के अंदर वो एनर्जी इमिट या एब्जॉर्ब करता है। यही वजह है कि जो एनर्जी निकलती है उसमें से या जो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है वो डिस्क्रीट मैनर्स के अंदर एब्जॉर्ब होती है। समझने के लिए मान लीजिए कि फर्ज कर लें कि एक ये लेवल और एक इससे ऊपर लेवल है। अब इस लेवल से ऊपर वाले लेवल में जाने का जो डिफरेंस है ना इन दोनों लेवल का, फर्ज कर लें वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ठीक है। तो जब तक 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी वो एब्जॉर्ब नहीं करेगा तब तक वो नीचे से ऊपर नहीं जा सकता, ठीक है। अब ऊपर से इसको नीचे आना है तो इन दोनों लेवल का डिफरेंस कितना, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, तो वो ऊपर से नीचे आएगा तो वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही एनर्जी इमिट करेगा, इससे कम नहीं कर सकता, इससे ज्यादा नहीं कर सकता। इसलिए डिस्क्रीट पैकेट्स की सूरत में एनर्जी इमिट होती है, ठीक है। तो वो हमारे पास बेसिकली मल्टीपल होता है किसका, HF का, ठीक है। तो आप देख सकते हैं 1 टाइम HF, 2 टाइम HF, 3 टाइम HF, 4 टाइम HF। अब वो जिस स्टेट से दूसरी स्टेट में जा रहा है उसी के मुताबिक उसमें से एनर्जी इमिट होती है। 1 टाइम HF हो सकती है, 2 टाइम HF हो सकती है, 3 टाइम HF हो सकती है। तो फाइनली जो हमारे पास एक बीम है उसकी जो एनर्जी आएगी En = n टाइम HF, ठीक है। तो n की वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी वैल्यू हो सकती है, ठीक है बच्चों। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है या किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप जरूर पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।